फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु थर्ड एडिशन का जो मद्य निषेध दरोगा हुआ था 2023 में उसका मेंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिंदेश्वरी पाठक को। फिर बोलेगा बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को। फिर बोलेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सिंखरा को। फिर इसी में है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की संस्था की स्थापना की। तो बोलेगा सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किसने किया था? तो बिंदेश्वरी पाठक। कब किए थे? तो 1970 में। फिर इन्हें 1991 में क्या किया गया? पद्म विभूषण दिया गया। तो बोलेगा बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 1991 में। फिर दूसरा क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। इसमें क्या है कि बच्चों को 7 टीके दिया जाता है, जिससे जैसे कि पहला है डिप्थीरिया, काला खांसी, टिटेनस, पोलियो, खासरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी। ये सभी 7 तरह के टीका लगाया जाता है। और ये कब शुरू हुआ था? तो 25 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था। तो बोलेगा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो 25 दिसंबर 2014। तो बोलेगा मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। तीसरा क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यूएनईपी मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। बोलेगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। फिर पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में। बोलेगा पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में। अब बोलेगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। यूएनईपी का फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1972 में, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी, केनिया में। चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था। रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था। फिर आगे है बोलेगा इसी समस्या को इसी का वैश्विक जिसका योजना विकास हो चुका है एजेंडा 24। तो बोलेगा एजेंडा 24 किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो का 1992 का जो सम्मेलन हुआ था उसी से संबंधित है। फिर बोलेगा 1997 में जो हुआ था, इसके 5 साल बाद वो कहाँ हुआ था? तो वो न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर 1992 में 10 साल जोड़ देंगे तो 2002 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। फिर उसमें 10 साल जोड़ देंगे तो 2012 का हो जाएगा, वो वापस रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 5वां क्वेश्चन है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। बाकी इसमें फिर 6ठा क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में जाता है सेरिब्रम, और फिर सिफिलॉन। फिर बोलेगा मध्य मस्तिष्क में, तो मध्य मस्तिष्क में आता है कार्पो क्वाड्रिजेमिना। फिर आ जाता है सेरिब्रल पेंडकल। फिर पार्श्व मस्तिष्क में आता है सेरिबलम, जो कि पोस्चर के लिए होता है। और फिर आ जाता है पोन्स, जो कि श्वसन दर को नियंत्रित करता है। फिर मेंडुला ऑब्लिंगेटा, तो ये होता है जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जैसे छींक, धड़कन, रक्तचाप, श्वसन, ये सब को कंट्रोल करता है। बोलेगा फिर 7वां क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का आकार होता है? तो लोकसभा का 15%। ये कौन सा संविधान संशोधन से किया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होगा, ये तय किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री समेत क्या होगा? प्रधानमंत्री समेत 15% से अधिक नहीं हो सकता है, और न्यूनतम 12 लोगों से कम नहीं हो सकता है। दिल्ली विधानसभा में केवल 10% है, लेकिन नॉर्मल देखेगा तो मंत्रिपरिषद का 15%, लेकिन दिल्ली विधानसभा में 10%।
8वां है DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? एक चालक रहित विमान है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एवं लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। तो बोलेगा DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो एक चालक रहित विमान है। फिर बोलेगा DRDO की स्थापना कब हुआ? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अब वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। बोलेगा DRDO का स्थापना कब हुआ? तो 1958। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। फिर बोलेगा बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड झील कौन सा है? तो कांवर झील। ये कहाँ है? तो बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड झील, ये कांवर झील, ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। और ये बोलेगा कि रामसर साइट देश का 39वां रामसर साइट है और बिहार का पहला। तो बोलेगा बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? तो कांवर झील, जो कि कहाँ है? बेगूसराय में। और बोलेगा कांवर झील जो यूनेस्को रामसर साइट है वो भारत का कैमा है? तो 39वां। और ये एक ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील होता है मतलब गाय के खूर जैसा। 10वां क्वेश्चन है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस पे करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पे। तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव पर पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु की द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है। फिर हाइड्रोमीटर भी किस पे काम करता था? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पे। और लिफ्ट बेल्ट पनडुब्बी ये सब भी किस पे काम करता है? तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पे। तो बोलेगा लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पे। बोलेगा हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। फिर बोलेगा पनडुब्बी किस पे काम करता है? तो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो बोलिएगा कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब बोलिएगा कौन सी नदी भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पंजाब। 12वां क्वेश्चन है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा गंगा की। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। और यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहती है। अंत खगड़िया में जिले में ये गंगा में मिल जाती हैं। बोलेगा फिर इसकी सहायक नदी कौन सा है? तो मसान हो जाएगा, बालोर हो जाएगा, तिरऊ हो जाएगा, धनौती आदि हो जाएगा। कि गंगा की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं जो उत्तर दिशा से आती है। तो उत्तर दिशा से कौन कौन है? तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और दक्षिण दिशा से तो टोंस, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल आदि ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिरती है। तो बोलेगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। और ये क्या होता है? ये ड्रिफ्ट एक भ्रंश घाटी में बहती है जो कि ऊपर हो गया विंध्याचल और नीचे हो गया सतपुड़ा और खंबात की खाड़ी में जाकर के ये अरब सागर में मिल जाती हैं। इसकी लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर है। फिर इस पे कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। फिर ओरसंग नर्मदा की दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। इसी पे है, इसका सहायक नदी है तवा, बंजर, शेर आदि इसकी सहायक नदियाँ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली तो कब मिली? तो बंगाल को दीवानी अधिकार अंग्रेजों के इलाहाबाद की संधि से मिली थी। तो हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त जो 1765 हुआ था ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज
गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इस संधि में क्या होता था, तो मुगलों को 26 लाख वार्षिक पेंशन दे दिया गया था। साथ ही साथ मुगलों से क्या था कि वहाँ का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि अवध, फिर 16 अगस्त को अवध को हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो नवाब सिराजुद्दौला था उससे क्या गया था, अवध से काड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया गया था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। साथ ही साथ इस लड़ाई में जो खर्च हुआ था उसके लिए अवधों से 50 लाख रुपये भुगतान के तौर पर लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। 15वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 324। तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक किसका, तो चुनाव आयोग का उल्लेख है। फिर अगला क्वेश्चन, फिर बोलेगा चुनाव आयोग पहले क्या हुआ था, एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1989 में क्या कर दिया, 3 सदस्यीय कर दिया था। फिर वापस 1990 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन वापस 1993 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया था। और इनका चुनाव आयोग का कार्यकाल क्या होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाएगा वही होता है उनके चुनाव आयोग का। फिर सब बोलेगा सबसे पहले चुनाव आयोग कब हुआ था, तो 21 मार्च 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। तो बोलेगा पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। अब पहली महिला बोलेगा तो रमा देवी। बोलेगा पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त तो रमा देवी। अब पहला मेल तो सुकुमार सेन। अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, जो कि 25वें हैं। 16 क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, दोनों पूर्व आता है। अगर अक्षांशीय पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर। बोलेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। और ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। बोलेगा भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो 3214। और पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो 2933। और तट रेखा बोलेगा सब मिला करके द्वीप सहित तो 7216। और बिना द्वीप के बोलेगा तट रेखा तो 6100। बिना द्वीप के बोलेगा तो 6100 और तट रेखा मिला के बोलेगा तो 3216। फिर भारत का स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200। भारत का स्थलीय सीमा है कितना है, 15,200। और तटीय सीमा बोलेगा तो 6100। और बोलेगा द्वीपों सहित तो 7516। और बोलेगा सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल, ये कहाँ है, तो लद्दाख में। सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में, इसी को पार्सन पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट बोलते हैं। सबसे पश्चिमी कहाँ है, तो गुहार मोती गुजरात में। और सबसे पूर्वी तो किबूथी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है परावैद्युतिक किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, उसी को बोलते हैं समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फेयर उसी को समताप मंडल बोलते हैं। ये परावैद्युतिक किरणों से रक्षा करने वाली परत है। तो हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल के कितने, वायुमंडल को 5 आधार में बांटा गया। पहला है क्षोभ मंडल, या इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जितना भी मौसम घटना होता है सब इसी में होता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर होती है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत पे 18 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा जानते हैं लंबा है तो 18 किलोमीटर हो जाएगा और ध्रुव पे 8 किलोमीटर, औसत हो जाएगा कितना, तो 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधित सभी घटनाएं, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षान, कोहरा, बादल, चक्रवात आदि घटित होता है। जितना भी मौसम चेंजेस होता है सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में। अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे ऊपर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, तापमान धीरे धीरे कमता है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से ट्रोपोपॉज अलग करता है। यहाँ पे ये दिया हुआ जैसे कि देखो, क्षोभ मंडल हो गया 18 किलोमीटर, फिर समताप 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, अब बराह मंडल 400 किलोमीटर तक, फिर समताप मंडल।
तो धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। यह मंडल में किसी भी प्रकार का मौसमी परिघटना घटित नहीं होते हैं। यही दशाओं के कारण वायु उड़ान के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। तो बोलेगा कि सप्ताह मंडल में कोई मौसमी परिघटना नहीं होता, इसलिए बोलेगा कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में। और समताप मंडल में ओजोन परत है जो कि 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो बोलेगा ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में है। और जितना भी वायुयान वगैरह उड़ते हैं तो सब समताप मंडल में उड़ते हैं। और फिर समताप मंडल को मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज अलग करता है, और क्षोभ मंडल को समताप मंडल से ट्रोपोपॉज, और समताप मंडल को मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज। फिर मध्य मंडल देखते हैं, तो मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। मध्य मंडल और आयन मंडल को मीजोस्पॉज अलग करता है, मीजोपॉज। तो मध्य मंडल और आयन मंडल को कौन अलग करता है, मीजोपॉज। और मध्य मंडल की ऊंचाई कितना है, तो 50 से 80 किलोमीटर। फिर उसके बाद आयन मंडल, तो आयन मंडल क्या है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य ये फैला हुआ है। कुछ स्रोतों में इसको 640 किलोमीटर तक भी माना जाता है। आयन मंडल अर्थात विद्युत आवेशों कणों की प्रधानता। तो बोलेगा जितना भी विद्युत कण है, अल्फा बीटा गामा रेडियो, ये सब किस में होता है, तो आयन मंडल में। इसीलिए इसको संचार व्यवस्था के लिए यहाँ पे संभव बनाता है। फिर है एक्सोस्फीयर या फिर ब्रह्मंडल। तो यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्थित है। तो सबसे ऊपरी हो जाएगा कौन सा, तो सप्ताप मंडल, सबसे ऊपरी हो जाएगा सप्ताप मंडल। और ये आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंशित से विलीन हो जाता है, मतलब ये आयन मंडल के ऊपर से फिर पूरे फैल जाता है। फिर बोलेगा ऑरोरिया ऑस्ट्रेलिया और ऑरोरिया बोरियालिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती हैं। तो बोलेगा ऑरोरा ऑस्ट्रालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसी घटना कहाँ होती है, आयन मंडल में होता है। फिर 19वां क्वेश्चन है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। तो सीता माता की जयंती मनाई जाती है बैसाख के शुक्ल पक्ष के नवमी को। और बोलेगा राम भगवान की जयंती कब मनाई जाती है, तो चैत्र के शुक्ल पक्ष के नवमी को। सीता माता की जयंती बैसाख के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर में कितने महीना है, तो जानते हैं, पहला महीना होता है चैत, फिर बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। और चैत माह में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। फिर बोलेगा 20वां क्वेश्चन क्या था, सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पछाप बादल। बोलेगा सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाती है, तो पछाप बादल कहलाती है। फिर है 21वां क्वेश्चन, देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नीला ग्रह देखो, नीला ग्रह तो इसे हम लोग को पृथ्वी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में पृथ्वी नहीं है तो नेपच्यून हो जाएगा। तो दिए गए देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, दिए गए विकल्पों में नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन ऐसे अगर नहीं रहेगा तो, अगर पृथ्वी रहेगा तो पृथ्वी मानेंगे। तो वरुण को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मीथेन पाया जाता है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा, तो नेपच्यून, या इसी को बोलते हैं वरुण। फिर बोलेगा सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। फिर पृथ्वी देखो यहाँ पे लिखा, पृथ्वी की जल उपलब्धता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। अब मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। तो फेरस ऑक्साइड पाया जाता है इसीलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और शनि में गैसों का गोला होता है जो एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण को क्या कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, साथ ही साथ हरा ग्रह कहा जाता है। तो हरा ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो कौन हो जाएगा, न्यूटन। तो यहाँ गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। इसने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा था। तो बोलेगा प्रिंसिपिया पुस्तक किसका है, तो आइजैक न्यूटन का। और ये कब प्रकाशित किया गया था, तो 1687 में। इसने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान गति से चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए।
मतलब क्या है कि जो विराम में है तो विराम ही रहेगा, चल रहा है तो चलते ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। पहला नियम कहता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, इसी को कहा जाता था। जड़त्व का नियम किस में कहा जाता, किसको कहा जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम को। ये क्या करता है, बल्ब की परिभाषा देता है। तो बोलेगा बल्ब की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से होता है, तो न्यूटन के पहले नियम से, इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। फिर इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि पेड़ की टहनियाँ को हिलाने से क्या होता है, उससे फल टूट कर गिर जाता है, ये न्यूटन का पहला नियम है। फिर कंबल को झाड़ते हैं, डंडे से पीटते हैं तो क्या है, धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, ये भी न्यूटन का पहला नियम है। फिर क्या है, गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये भी न्यूटन का पहला नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोली मारने से क्या होता है, कांच में छेद हो जाता है, लेकिन पत्थर मारते तो कांच क्या होता है, टूट जाता है। रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर क्या होता है, जो बैठे हुए रहते हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं, और चलती हुई गाड़ी में अगर ब्रेक मारते तो क्या होता है, बैठे हुए आगे आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सब किसका नियम है, तो न्यूटन के पहला नियम के कारण ये सब होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं F इक्वल टू एम ए। यहाँ फोर्स हो गया, एम हो गया मास, ये हो गया एक्सलरेशन। तो दूसरा नियम कहता है कि चेंज इन मोमेंट यानी संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जो क्रिकेटर है वो खिलाड़ी जब खेलता है तो क्या होता है, कैच पकड़ता है तो वो कैच को पकड़ने के लिए थोड़ा पीछे हाथ करता है। इससे क्या होता है, दिशा की गति ताकि चोट कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, चोट कम लगता है। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद को क्या होता है, कैच करने में आसान होता है, वही पीछे हाथ कर ले तो थोड़ा सा फोर्स उसमें कम जाता है। फिर क्या होता है, इसमें गद्दा एवं मिट्टी के फर्श पर गिरते हैं, सीमेंट के फर्श पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है। तो गद्दा क्या बोले, गद्दा और मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट पर गिरने से कम चोट लगती है। फिर गाड़ी में स्प्रिंग और सॉकर लगाया जाता है ताकि कम झटका लगे, ये सब न्यूटन के दूसरे नियम के कारण होता है। फिर तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव के खोने के लिए बांस को पीछे खींचना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, और नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना, ये सब न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। बाकी यही यहाँ पे हो जाता है क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर क्या कहते हैं, ग्लूकोज वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये कहाँ होता है, तो ये हरित लवक नामक पादप कोशिका में पाई जाती है। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण हो गया, इसमें कौन सा अथी रहता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। बस 24वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो अपघटक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अपघटक को। तो अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें क्या अपघटक में मुख्यतः क्या जाते हैं, तो जीवाणु और कवक आता है। तो अपघटक में जीवाणु और कवक आता है, जिसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। फिर बाकी इधर हो गया जैविक घटक, अजैविक घटक, ये सब पता ही है। तो फिर 25वां क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 23वां संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि 1952 में अधिनियम बना था। ये भाग 9 में है, और ये कहाँ है, तो 243 से 243 न तक है। इसे कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो 11वीं अनुसूची में, जिसमें कितने विषय हैं, तो 29। तो पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 73वां। कब, तो 1992। कौन से भाग में है, तो 9 में। कितना अनुच्छेद है, तो 243 से 243 9 तक। और कौन से अनुसूची में, तो अनुसूची 11 में। और कितने विषय हैं, तो 29 विषय पर हैं। फिर बोले पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं, तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आया था। दूसरा है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आया था, ये 2 स्तरीय दिया था। तीसरा है जेवी के राव समिति, ये 1985 में आया था। एलवी सिंधवी समिति 1986 में, तो स से सिंधवी, स से 86। थुंगटन समिति 88, और गढ़गिल समिति 88। इसका ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, अरेंज करने के लिए दे देता है। फिर उसके बाद
फिर बोलेगा नगर पालिका किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। इसमें कितने, ये कौन से अनुसूची में? तो 12वें अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कितने? तो हम लोग जानते हैं पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति को अधिकार कर हटा दिया गया और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, जो यहाँ पे लिखा ही है। भाग 12 अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ नियम हो गया। तो पहला क्या होता है? राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाती है वह मंत्रिमंडल को सलाह एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन हालांकि दूसरी बार वो राष्ट्रपति को बाध्यकारी हो जाएगा। फिर अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति राज्यपाल प्रशासनिक संतुलन उपवन समाप्त कर देता है। फिर यहाँ पे आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। तो बोलेगा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किस में रखा गया? तो 44वां संविधान संशोधन में। फिर यहाँ अनुच्छेद 20 और 21 में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये उसी में कहा गया था। बर्फ क्या है? तो बर्फ एक आणविक ठोस है। बर्फ एक आणविक ठोस है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन बढ़ता है। तो दाब बढ़ाने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धि मिलने पर गलनांक कम होती है। फिर उसके बाद इधर क्या है कि जब बर्फ समुद्र के में तैरता है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। जल का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। बोलेगा जल का घनत्व सबसे ज़्यादा किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में। सर्वोच्चता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। इन्हीं के कार्यकाल में कुछ हुआ था। प्रथम आंग्ला नेपाल युद्ध, ये 1814 से 1816। संगोली का युद्ध 1816। संगोली के युद्ध के बाद हेस्टिंग को क्या है ये मार्क्वेसस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1819 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में शुरू की गई थी। 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम बंगाल में लागू किया गया था। ये सब किसके कार्यकाल में होता था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? तो 1813 से 1823 को। इन्हीं को कहा गया क्या ये कौन सा प्रतिपादन किए थे? तो सर्वोच्चता का सिद्धांत। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कैसे अध्यक्ष थे? ये अस्थायी थे। तो ये जो जुलाई में चुनाव हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन के लिए, जो जुलाई 1944 में हुआ था, उसमें 9 दिसंबर की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर की मीटिंग में क्या किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर इनको इस संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और कुल कितने प्रारूप बहस हुए? तो 114 दिन। अब बोलेगा टोटल कितना? तो 165 दिन। अब बहस तो 114 दिन। अब बोलेगा कितना अधिवेशन हुआ? तो टोटल 11 अधिवेशन बोलेगा तो 11। टोटल कितना दिन चला था? तो 165 दिन। अब बहस कितना हुआ? तो 114 दिन। और स्टार्टिंग में कितना था? तो स्टार्टिंग में 22 भाग था, 22 भाग 335 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अब टोटल कितने अनुसूची है? तब अनुसूची हो गया 12। उस टाइम बना था तो कुछ प्रमुख समितियाँ थी, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो संचालन समिति तो राजेंद्र प्रसाद। संघीय जितना भी संघीय रहेगा सबका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जितना भी प्रांतीय वगैरह रहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति देखो संघ आ गया तो संघ मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार आ गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्राध्यक्ष संबंधित तो राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संघीय आएगा तो पंडित नेहरू जी। प्रांतीय आएगा तो वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप हो गया भीमराव अम्बेडकर जिसमें 7 सदस्य थे, उनका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज राजेंद्र प्रसाद।
फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक है यंग इंडिया, हरिजन, फिर नवजीवन, हिंदराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। अब महात्मा गांधी कुछ संस्था का गठन किए थे। सबसे पहले नटाल तो 1894, फिनिक्स 1904, टॉल्स्टॉय 1910, हरिजन सेवक संघ 1932। तो नटाल बोलेगा तो नटाल हो जाएगा 1884, फिनिक्स हो जाएगा 1904, टॉल्स्टॉय हो जाएगा 1910 और हरिजन हो जाएगा 1932। लघुपथ के समय धारा क्या होता है परिपथ में? तो क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? लघुपथ में धारा क्या होता है? ओवरलोडिंग हो जाता है, जिससे क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है। और फ्यूज किसका बना होता है? तो सबसे अच्छा होता है टीन का। फिर इस किसका मिश्र धातु होता है? तो ये सीसा। और सस्ता फ्यूज किसका होता है? तो मीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएट्यून सर्किट ब्रेकर। और घर में जो आता है वो कितने वोल्ट का होता है? लाइन होता है तो वो 220 वोल्ट का एसी करंट होता है। उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है। फिर बोलेगा महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा पल्लव द्वारा ये महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम ने करवाया था। ये इसमें 7 मंदिर है तो सबसे छोटा हो जाएगा द्रौपदी मंदिर, और सबसे बड़ा जो कि जिस प्रकार का अलंकरण नहीं था। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। और फिर भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु को। जिसने क्या लिखा? तो किरात जूनियम लेखक भारवी हैं, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक हैं। मतविलास प्रभाषण की रचना तो महेंद्र वर्मन प्रथम। तो म से महेंद्र वर्मन और म से मतविलास प्रभाषण की रचना करते हैं तो महेंद्र वर्मन प्रथम। अब बोलेगा महाबलीपुरम तो नरसिम्ह वर्मन प्रथम। फिर नरसिम्ह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कराया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर बोलेगा तो नरसिम्ह वर्मन प्रथम, लेकिन शोर मंदिर बोलेगा तो नरसिम्ह वर्मन द्वितीय, और साथ ही साथ कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और फिर इसी में क्या है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिम्ह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो नरसिम्ह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहता था? 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी। और फिर कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण में द्रविड़ सत्यकला का शुरुआत माना जाता है। तो द्रविड़ कहाँ है? नीचे की तरफ साउथ इंडिया में। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ? तो कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची में है, ये नरसिम्ह वर्मन द्वितीय द्वारा जो बनाया गया था, उसी में द्रविड़ शैली का शुरुआत माना जाता है। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका हो जाएगा रियल मैंगो। ये क्रेन का क्वेश्चन उतना कुछ खास नहीं। फिर आरपीएफ का स्थापना कब हुआ? तो 1957 के अधिनियम से 1959 में हुआ था। फिर बोलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो लगभग 73-74% के आसपास था। पुरुष साक्षरता 82, महिला 65, लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 919, जनसंख्या घनत्व 382, बिहार साक्षरता दर 61, बिहार में पुरुष 71 और महिला 51.5, बिहार में लिंगानुपात 918 और बिहार में शिशु लिंगानुपात 915 और जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा 1106। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। फिर रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो ये हो जाएगा गोंडवान का। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है रानी दुर्गावती वैसा। इसको देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो बैक्टीरिया जनित कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है देख लेते हैं। कोट, डिप्थीरिया, टिटेनस, प्लेग, क्षय रोग, हैजा, निमोनिया, गोनेरिया, क्षय रोग और सिफिलिस आदि, ये सब बैक्टीरिया द्वारा होता है। और टाइफाइड भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। फिर उसके बाद विषाणु द्वारा कौन कौन सा होता है? तो विषाणु द्वारा हो जाएगा हेपेटाइटिस, खसरा, हर्पिस,
इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू, एड्स। फिर कवक द्वारा एथलेफूट, दाद, खाज, मुद्रा फूट। कोविड-19 क्या है? तो एक वायरस के द्वारा श्वसन आधारित रोग है। फिर विटामिन की कमी से कौन कौन समस्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर जीरोथैल्मिया। विटामिन B1 से बेरी, B3 से प्लेग्रा, B11 से पेचिस, डी से हो जाएगा विटामिन डी से हो जाएगा रिकेट्स, विटामिन के से होगा हेमोफीलिया। फिर है अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक आर्य वंश के शासक उदयन को माना जाता है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, यह हर्य वंश से संबंधित था। हर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। फिर क्या है कि बोल रहा है बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर दिया। फिर अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन कर दिया था और 460 में गद्दी पर बैठ गया था। उदयन पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले मगध के शासक बिंबिसार हर्य वंशों की राजधानी कहाँ करते थे? राजगीर हुआ करता था। पटना तक गंगा सोन के संगम पर है। फिर बोलेगा अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देख लेते हैं, जैसे कि भारी गैस, तो भारी गैस D हो गया। फिर जल गैस भारी हाइड्रोजन हो गया D, ये होता है ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और फिर भारी जल हो जाएगा D2O, लाफिंग गैस N2O हो गया। फिर बोलेगा सूक्ष्म गैस यानी सॉलिड बर्फ बोलेगा तो CO2, बेकिंग सोडा NaCO3, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, साधारण नमक NaCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट .12H2O, जिप्सम हो जाएगा CaSO4 .2H2O, गैस जल गैस हो जाएगा CO+H2 और इथाइल हो जाएगा C2H5OH। फिर हो जाएगा सिरका CH3COOH, मीथेन या मार्स गैस CH4। फिर कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। तो 1964 में क्या हुआ था कि दौलत सिंह कोठारी को अध्यक्षता में स्कूल प्रणाली नई दिशा देने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। यही कोठारी आयोग के समय विश्वविद्यालय यूजीसी के अध्यक्ष, तो यूजीसी के अध्यक्ष उस टाइम क्या थे? तो कोठारी डॉक्टर कोठारी थे, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो नीलगिरी की। तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ पश्चिमी भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। देखो दूसरी सबसे ऊंची शिखर है दक्षिण भारत की नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनायमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये भारत में दक्षिण भारत साथ ही साथ पूरे भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा कौन सा? अनायमुड़ी, और दूसरी तो डोडा बेटा। अब बोलेगा पूर्वी घाट का, तो वो दोनों पश्चिमी घाट का था। पूर्वी घाट था तो जिंदागाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1690 मीटर। लेकिन फिर बोलेगा कलसूबाई कहाँ है? तो कलसूबाई हो जाएगा महाराष्ट्र में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है और माउंट आबू के पहाड़ी पे स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषा को। इसमें शुरुआत में 22 भाषा नहीं था, शुरुआत में कितना था? शुरुआत में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे संशोधन करके जोड़ा गया। तो सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, नमक न-म-क, तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ा गया। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। फिर 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसमें क्या गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा जोड़ा गया। तो स्टार्टिंग में 14 था, फिर एक जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 से, फिर 71वां संविधान संशोधन से 3 जोड़ा गया नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, फिर 92वां संविधान संशोधन से 4 जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह सब जोड़ करके 22 भाषा हो गई। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया किया गया। पहले उड़िया था, फिर 2011 में नाम बदलकर उड़िया किया गया। ये कब? तो 96वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था।
चंद्रयान थ्री के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था LVM M4 रॉकेट से और ये 23 अगस्त को पहुंचा था, इसलिए 23 ध्रुवीय पर पहुंचा था, सॉफ्ट लैंडिंग किया, इसलिए 23 अगस्त को हम लोग क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। फिर देखो यहाँ पे 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। फिर ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया रूस, अमेरिका, चीन के बाद। फिर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। बोलेगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश। और इसमें वही हो गया, मॉड्यूल हो गया, लैंडर हो गया विक्रम, रोवर हो गया प्रज्ञान। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को एक ही राजधानी था हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनने वाला है। तो बोलेगा तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 का तेलंगाना का विभाजन हुआ किससे? तो आंध्र प्रदेश से, जिसकी राजधानी दोनों को सेम बनाया गया था हैदराबाद, लेकिन बाद में ये केवल राजधानी तेलंगाना को होने वाला था, ऐसा पहले प्रस्तावित किया गया था। फिर बोलेगा 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो पहले जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। फिर क्या था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, दोनों को एक में मिला दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। फिर जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं, एक राजधानी है श्रीनगर जो कि शीतकालीन या ठंडी वाला है, नहीं सॉरी एक राजधानी है श्रीनगर जो कि गर्मी वाला है और ठंडी वाला जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है। एकल आवृत्ति यानी सिंगल, तो सिंगल को क्या कहते हैं? ST, सिंगल को टोन कहते हैं और मल्टीपल को नोट कहते हैं। जैसे M से मल्टीपल लिखा आता है तो M के बाद N आता है, तो मल्टीपल वाला नोट हो जाएगा, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाला, और सिंगल वाला क्या हो जाएगा? टोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो मानव हार्मोन कौन इसमें नहीं है? तो इसमें साइटोकाइनिन क्या है? एक है पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। फिर इसकी खोज कौन किया था? तो 1955 में मिलर ने किया था। ये बौने पौधों को क्या करता है? लंबा करने में मदद करता है। पौधे का कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है? ये पौधे को वृद्धि नियंत्रित करता है। जिबरेलिन बौने पौधों को लंबा करता है। FCC क्या करता है? विधिरोधक हार्मोन या बीजों को सुसूचता में रखता है। एथिलीन क्या करता है? ये गैसीय में पाए जाने वाले एकमात्र हार्मोन है, फलों को पकाने में मदद करता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किस में बृहद स्नानागार मिला था? तो कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और स्नानागार हो गया या फिर अन्नागार हो गया, सूती वस्त्र हो जाएगा, डांस करते हुए नर्तकी महिला हो जाएगा, ये सब कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया था? इसका आंसर हो गया था मोहनजोदड़ो। तो देखो यहाँ पे लिखा मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार मिला है। यहाँ पे देखो डांसिंग गर्ल नर्तकी हो गया, सूती कपड़ा हो गया, मिट्टी का तरबूज हो गया, मित्रा देवी की मूर्ति हो गया, फिर गले हुए तांबा के ढेर हो गया। ये सब कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। फिर यहाँ पे मिट्टी की चूड़ियाँ, समाधि, ये सब कालीबंगा से पाई गई हैं। फिर यहीं पे अग्नि कुंड है। फिर जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला था। फिर शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ, कब्रिस्तान, RS-37, सावधान, पेटिका, ये सब हड़प्पा से मिला था। तो शंख का बना बैल कहाँ मिला था? हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा से। स्वास्तिक और चक्र के साथ हड़प्पा से। कब्रिस्तान R-37 हड़प्पा से। सावधान पेटिका तो हड़प्पा से पाया गया था। लोथल से क्या पाया गया था? तो लोथल से मनका उद्योग के साथ, तांबे का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी लोथल और रंगपुर दोनों से पाया। तो दोनों कहाँ है? तो गुजरात में है। किस नदी किनारे? तो भगवा नदी किनारे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो पांचाओ। तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पांचाओ था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का एक
सबसे महानतम शासक था। इसने 78वीं ईस्वी में अपना क्या किया, राज्याभिषेक कराया था और शक संवत चलाया था, जो कि भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। तो हम लोग कैलेंडर किस पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ, फिर कनिष्क अपने 2 राजधानी बनते हैं, एक पेशावर या फिर फिरोजपुर, दूसरी मथुरा। कनिष्क कश्मीर जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। तो कनिष्कपुर नामक नगर किसने बसाया था कश्मीर में, तो कुषाण ने। और कुषाण के ही टाइम में बौद्ध धर्म की चौथी समिति हुई थी, जो कि कुंडग्राम कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, तो बजरंग पूनिया का संबंध हो जाएगा कुश्ती से। कुछ खिलाड़ी के नाम लिखते हैं, जैसे पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, हिमा दास, इसी को डिंग एक्सप्रेस कहते हैं, धावक। फिर साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, रवि कुमार दहिया कुश्ती, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, मनु भाकर निशानेबाज, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। ये सब याद रखिएगा, खुशी रहता है। आगे है 50वां क्वेश्चन, राज्यसभा कितने दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है, तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है। उसके बाद ये अनुच्छेद 110 में दिया गया है, प्रथम बार लोकसभा में पेश होता है। ये जो होता है, ये ना तो स्वीकृति प्रदान, राज्यसभा इसको धन मतलब स्वीकृति प्रदान कर सकता है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं कर सकते, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। मानना न नहीं मानना ये लोकसभा के लिए स्वतंत्र है। ये केवल 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद अगर नहीं दिया तो स्वतः ही क्या इसको स्वीकार मान लिया जाएगा, रूप में स्वतः में भी पास कर दिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि अगर 14 दिन तक राज्यसभा से बिल नहीं पास हो कराया धन विधेयक, तो वो अपने आप मान लिया जाएगा कि वो धन विधेयक उन लोगों ने सहमति दे दिया है। फिर 51वां है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा खेत, क्योंकि खेत में कुछ भी करें तो लोग जोतेंगे तब ना, घास का मैदान हो जाएगा नहीं, जंगल भी नहीं, तालाब, ये सब हो जाएगा प्राकृतिक, लेकिन कृत्रिम हो जाएगा खेत। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, प्राकृतिक में आ जाएगा वैसा जो कि अजैविक घटक जो काम काज के लिए बनाई है, तो कृत्रिम हो जाएगा जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया, इसका जिसकी का नाम तूतीकोरिन का नाम है वी चिदम्बरा पोर्ट हो गया। यहाँ पे कोयल पेट्रोलियम का नाम तूतीकोरिन मकाल के खड़े में स्थित है। कुछ बंदरगाह है देख लेते हैं। इस बोले कांडला, तो कांडला कहाँ है, गुजरात में। फिर कोलकाता, तो हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल। कोचीन केरल, न्यू मंगलोर कर्नाटक, मुंबई जो कि सबसे बड़ा है। जवाहरलाल नेहरू या इसी को नहावा शहर बोलते हैं, ये भी महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा, मार्मो गोवा, तो इसमें लिखा हुआ ही है मार्मो गोवा, तो जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में। फिर उसके बाद है एन्नौर, तो एन्नौर है तमिलनाडु, इसी को कामराज पोर्ट कहते हैं। और पहला भारत का बंदरगाह है जो कि कॉरपोरेट पोर्ट है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, ये आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पे एक नैरो गोज है जिसकी वजह से ये सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित माना जाता है। फिर बोलेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे, तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। फिर बोलेगा अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 कहाँ आयोजित किया गया था, तो नागपुर। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, लेकिन इसका भारतीय सम्मेलन कहाँ गया था, तो नागपुर 1940 में सम्मेलन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तथा महासचिव HV कामत। तो महासचिव कौन हो जाएगा, HV कामत, अध्यक्ष हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ किया था, सुभाष चंद्र बोस। तो पहले बोलेगा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कौन किया, तो सुभाष चंद्र बोस। कहाँ किए थे, तो जर्मनी में। फिर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की, तो आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना 1 सितंबर 1942 को कौन किया, तो सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय का अस्थायी सरकार स्थापित किया था। सिंगापुर में 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत का स्थायी सरकार की स्थापना किया। और 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति घोषित हुए। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो उत्प्रेरक है कि दोनों करता है, दर को बढ़ाता और घटाता दोनों है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, कि इसमें
क्या किया गया था, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। सभी के सभी 7 सदस्य थे, सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ये क्या था कि ये भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसको में जो भी जांच है उसमें कुछ कमियां, उसको सुधार के लिए आया था। लेकिन क्या भारतीय लोग बोले थे कि ये भारत में, मतलब इसको भारत में लागू किया गया था, भारतीयों को सुधार के लाए हैं, इसमें कोई भारतीय को रखा ही नहीं गया है, सारे के सारे अंग्रेज हैं जो कि विदेश से आए हैं। तो उसको क्या पता कि यहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय इसका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन भारत इसका 1927 में नियुक्ति हुआ था। उस टाइम भारत सचिव कौन थे, तो बर्कन हेड थे। और ये 7 सदस्य शामिल थे इसमें, सभी के सभी क्या थे, इसमें भारतीय शामिल किया सभी के सभी, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। क्यों, क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे। ये भारत 1928 को आया था, इसलिए इसमें क्या किया, इसमें कौन कौन बोलेगा, कौन कौन इसको विरोध नहीं किया था। तो मुस्लिम लीग इसका सपोर्ट किए थे, जस्टिस पार्टी भी इसका सपोर्ट किए थे, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और सिख वाला, ये सब कमीशन का विरोध नहीं किए थे। तो मतलब ये लोग क्या किए थे, उसका सपोर्ट किए थे। फिर मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया, विरोध किया था। तब मुंबई में कौन विरोध किया था, जवाहरलाल नेहरू, और पंजाब में लाला लाजपत राय विरोध किए थे। फिर सामन कमीशन के लाठीचार्ज के दौर ही क्या है, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय के निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था। तो बोलेगा पंजाब के श्री किस तरह कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय, जिसका निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था। फिर इसी चोटिल दिनों सॉन्डर्स की लाठीचार्ज जोटिल कर इस अंग्रेज पुलिस सॉन्डर्स की हत्या। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजपूत, सुखदेव ने उसके 1 महीने बाद ही इनका क्या किया था, हत्या कर दिया था सॉन्डर्स की। फिर 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था, तो ये हो जाएगा MS खां। 1946 के नौ विद्रोह का MS खां हो जाएगा। धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है, तो धातु में तो जितना लोहा था, सोना चांदी लोहा। धातु के गुण क्या क्या होते हैं, तो धातु में तो बहुत चमकदार होता है, और इसको पीट पीट कर एक पतला चादर की तरह बनाया जा सकता है। उसको कठोरता में बहुत कठोर होते हैं, लेकिन कुछ क्षारीय होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं। बहुत तन्यता होता है, मतलब बहुत लंबे तार में खींचा जा सकता है। इसमें ऊष्मा चालकता होती है, धातु ऊष्मा की चालक होती है। विद्युत चालकता, तो ये धातुओं की चालक होती है। और धातु के उदाहरण तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, जेनॉन, ये सब क्या है, अधातु के उदाहरण है। एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो कि द्रव है। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ, तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ में है। तो भारत में मुख्यतः 2 अयस्क पाए जाते हैं, लौह अयस्क, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। सबसे ज़्यादा संरक्षित बोलेगा तो कहाँ, भंडारण बोलेगा तो उड़ीसा। और ये उड़ीसा में कौन कौन सा लौह अयस्क है, तो सुंदरगढ़ी है, मयूरभंज है, झार पहाड़ी है, और बेलाडीला छत्तीसगढ़। बेलाडीला पर्वत कुबड़ के स्थान है, डेली कुछ महाराष्ट्र में चंद्रपुर भंडार, रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीम, वारंगल जिले, तमिलनाडु से सब सेलम, ये सब लौह खदान के लिए जरूरी है। फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, तो सदाबहार है ना, तो सदाबहार हो जाएगा कौन सा, रोजवुड, रोज मतलब रोज चाहिए, मोहोगनी। तो रोज क्या होता है, रोज मतलब गुलाब, गुलाब क्या होता है, उसको डेली पानी चाहिए, तो पानी चाहिए तो मतलब सदाबहार, तो इसलिए रोजवुड और महोगनी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार होता है जहाँ की पानी 250 सेंटीमीटर से अधिक हो और 22 डिग्री सेल्सियस से औसत टेम्परेचर हो। इसमें आ जाएगा सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आबनूस, बांस, ताड़ आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, तो जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ हो, और 200 से ज़्यादा होगा तो सदाबहार, 100 से 200 होगा तो पर्णपाती। इसमें आ जाएगा साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, ये सब आ जाता है। बबूल, नागफनी, खजूर, खिचड़ी, ये सब शुष्क कटीले वनस्पति के उदाहरण हैं।
60वां क्वेश्चन क्या है, तो नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, तो ये हो जाएगा केरल का। तो नौका दौड़ केरल का प्रसिद्ध खेल है। ये नौका दौड़ होता है, इधर उधर कुछ नहीं, इसी को नेहरू ट्रॉफी जो जीता उसको दिया जाता है। फिर इसके बाद नौका दौड़ का प्रतियोगिता अगस्त का शनिवार में होता है, वैसा कुछ नहीं है इधर कोई खास। चलो इधर ठीक नहीं, ठीक है। फिर बोलेगा उगादी, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इन सब अपना नववर्ष के रूप में मनाते हैं। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में, तो नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में हो जाएगा, यहाँ पे देखो है नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो परमाणु रिएक्टर है। सबसे पहला बोलेगा एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर तो अप्सरा था, जो कि 1956 में बार्क द्वारा यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे द्वारा क्या किया गया था, किया गया था। अप्सरा 2009 में बंद हो गया था। और फिर इसमें 7 परमाणु रिएक्टर हैं, संयंत्र है। तो देखते तारापुर, तो तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये भारत का पहला प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। रावतभाटा राजस्थान, कुंडलकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश। और ये तारापुर जो है पहला, ये किसकी सहायता से, यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो अनिमेष लोचन हो जाएगा कहाँ, तो हो जाएगा बोध गया में। तो अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में स्थित है। यह स्थान जहाँ भगवान को ज्ञान प्राप्ति के बाद ब्रिज के काटक देखते वो बिताए थे। मतलब क्या गया, तो भगवान जहाँ ज्ञान प्राप्ति वहाँ फिर वो उस ब्रिज को भगवान एक टकी खड़े होकर लगातार 1 सप्ताह तक, दूसरे सप्ताह खड़ा होकर ब्रिज को एक टक मतलब बिना हिले डुले उसको देख रहे थे। फिर बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया। फिर बौद्ध स्तूप बेगूसराय में स्थित है। फिर शांति स्तूप राजगीर में, तो शांति हो जाएगा कहाँ, अनिमेष लोचन हो जाएगा बोध गया में, शांति स्तूप हो जाएगा राजगीर में। फिर आगे देखते हैं, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कहाँ गया था, तो पहले किया था चेन्नई में 1904 में, लेकिन वो असफल नहीं हुआ था। फिर सफल हुआ था 1914 में, जो कि कहाँ, तो ये पोरबंदर में खोला गया था। फिर बोलेगा सीमेंट सबसे पहले कहाँ हो, तो 1824 में सीमेंट सबसे पहले पोर्टलैंड के इस नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ ने चीका और मीठा को जलाकर बनाया था। फिर गारो खासी जयंतिया क्या है, तो गारो खासी जयंतिया एक प्रदीपीय पठार का भाग है। क्यों, गारो खासी जयंतिया एक, तो गारो खासी जयंतिया मेघालय, तो मेघालय में जो है पहाड़ियाँ हैं, ये गारो खासी जयंतिया ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ना कि हिमालय का है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये हो जाएगा इंटरनेट साथी। मतलब कुछ नहीं, फिर ये सब मैथ है। जैसे तो बोल रहा है कि घड़ी द्वारा 48 घंटे में कितने चक्कर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चक्कर, क्योंकि 1 चक्कर 12 घंटे का होता है, तो 48 घंटा 4 चक्कर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सब बना लीजिएगा, मैथ 15 है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसका हो जाएगा 1000 घनाभ आयतन, तो घन हो जाएगा वर्ग से संबंधित। फिर आगे हैं, ये हो जाएगा देखिए, तो इसका ये 729 9 का क्यों है, तो 9 हो जाएगा। और ये 25, तो 25 नवा 225 हो जाएगा। दस्ताना हम लोग हाथ में पहनते हैं, तो मौजा कहाँ पहनेंगे, तो मौजा पहनेंगे पैर में। फिर ये वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पिता हो जाएगा। ये क्वेश्चन है सबसे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद कब हुआ था, तो ये 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में। चंपारण 1917 में हुआ था, और खेड़ा हुआ था 1918 में। लेकिन क्या हुआ था, चंपारण के अहमदाबाद के बाद हुआ था। तो हो जाएगा पहला 213 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सबका नेतृत्व कौन किया था, तो सबका नेतृत्व देखो, सबका नेतृत्व कौन किया था, महात्मा गांधी। अहमदाबाद मार्च फरवरी मार्च हो जाएगा, और खेड़ा हो जाएगा मार्च जून। इसका आंसर हो जाएगा
कितने, इसका आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 200। आगे हैं, इन दोनों का योग करना है तो कर लीजिए। नीचे 55 आएगा, 55 तो सब में दिया हुआ है, तो 120, 25, 146 इसका हो जाएगा ऊपर वाला, ये इसका हो जाएगा 25 यानी 500। 63% दिया है 315, तो 63 बच्चे होता है तो 100 बच्चे 500 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि 132 में खिलौने को 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो कितना हो जाएगा, तो 132 का 115% निकाल दीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा 151.80। एक जीप है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 किलोमीटर यात्रा पूरी करती है, तो टोटल यात्रा कितना हो गया 60 × 8, क्योंकि होता है दूरी बराबर 4 × समय, तो 60 × 8 हो गया 480। अब 5 घंटा में कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी 480/5 करेंगे तो आ जाएगा कितना 96 आ जाएगा। 96 × 5 480 होता है ना। फिर 2 भिन्नों का योग इतना दिया है, एक भिन्न इतना है, तो दूसरी क्या करेंगे, तो 9/10 में से 8/9 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/90 आ जाएगा। फिर 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में इतना आम है, से इतना पेड़ नीम के हैं, शेष आम के हैं, तो 3/7 नीम है, तो आम कितना हो जाएगा 4/7, तो 42 का 4/7 कितना हो जाएगा 24। 10 आदमी एक दीवार को 8 घंटे में पेंट कर देते हैं, यदि पेंटिंग को 4 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमी चाहिए, तो टोटल वर्क क्या होता है, वर्क होता है टाइम इनटू इफ़िशियंसी, तो टाइम है 8 दिन, इफ़िशियंसी यानी एक आदमी का एक यूनिट इफ़िशियंसी मानते हैं, तो 10 आदमी का 10 यूनिट हो जाएगा, तो 10 × 8 यानी टोटल वर्क हो गया 80, और 4 दिन में करना है तो 80/4 यानी 20। तो क्या बोल रहा है कितने और आदमी चाहिए, तो 10 पहले से है तो 10 और चाहिए। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है, उनकी उम्र का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद इसका बना लीजिएगा 11/4 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो इसमें सबको डिवाइड करके देखना है, 8/21 आ जाएगा। स्ट्रीम लाइन को ये वाला इधर सिर्फ, अब इधर सिर्फ मैथ करे है, ये सब देख लीजिए, इधर सब मैथ है, मैथ रीजनिंग है, जितना था उधर जीके का वो सारा करवा दिए हैं। इधर मैं यहाँ पे देखिए जीके, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, तो 30 वर्ष, 30 वर्ष। फिर विधान परिषद या राजमंडल के उच्च सदन कहते हैं, विधानसभा राजमंडल निम्न सदन होता है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, पंचायत लड़ने के लिए 21 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल उपराज्यपाल के लिए 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है, तो एक सड़क परिवहन है, जो कौन बनाया था, तो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, इसका मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड करवाए थे। फिर इसमें ही नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इसी में सम्मिलित हैं। इसी को सड़क ए आज़म भी कहा जाता है। तो सड़क ए आज़म किसे कहा जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड को, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। इसका मरम्मत कौन कराया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड करवाया था। इसी पे नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 है, सम्मिलित रूप से उसको कहा जाता है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा। 7 अप्रैल 1948, इसलिए 7 अप्रैल क्या बनाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर यहाँ पे ADB यानी एशियन डेवलपमेंट 1966 मनीला, एशियान जकार्ता, नाटो 1949 ब्रुसेल्स, सार्क 1985 काठमांडू, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन 1995 जेनेवा, आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1949 लंदन। फिर IMF यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन DC। यहीं पे हो जाएगा एक वर्ल्ड बैंक, दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, घटती है। अचालकता वाला को चालकता, अगर कोई चालक है उसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ऑडोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो ऑडोमीटर का यूज़ करते हैं दूरी के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ऑडियोफोन तो ये कान में लगाकर सुनने के लिए, बैरोमीटर तो वायु दाब नापने के लिए, एमीटर तो विद्युत धारा को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता नापने के लिए, फैदोमीटर तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। और बल एक सदिश राशि है,
जिसका SI यूनिट न्यूटन होता है, और फिर शक्ति का SI यूनिट वाट होता है, जिसकी स्थापना वैज्ञानिक जेम्स वाट ने रखा था। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो दोनों मिला तो देव प्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा से मिलेगा तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा से अगर नंदाकिनी मिलेगा तो उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा से पिंडा मिलेगा तो उसको कर्ण प्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी मिलेगा तो उसको रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी मिलेगा उसको संगम को देव प्रयाग कहते हैं। यहीं के बाद आगे चलकर वो गंगा बन जाता है। तो आज ये हम लोग मेंस वाला जो मद्य निषेध दरोगा का सब कंप्लीट हो गया। आप लोग कैसा लगा? अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट कीजिएगा, सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।